पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को लेकर देश की राजनीति फिर से उबाल मारने लगी है। इमरान खान की बहनें आलिमा खान, डॉक्टर उज़्मा खान और नौरीन नियाजी ने सोमवार देर रात रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर एक बार फिर से जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की वजह है पिछले 3 हफ्तों से परिवार को इमरान खान से मुलाकात की अनुमति न मिलना। अदियाला जेल में इमरान खान को 2 साल से अधिक समय से बंद रखा गया है, लेकिन अब परिवार को न मिलने देने से उनके सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान तीनों बहनों के साथ हजारों की संख्या में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार बहनें फैक्ट्री नाका पर धरने पर बैठ गईं। उनका स्पष्ट कहना रहा कि जब तक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, धरना नहीं हटेगा। पंजाब पुलिस ने फैक्ट्री नाका और दागल चेक पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा परिवार के सदस्यों को जेल परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया है। आलिमा खान ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि परिवार अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मुलाकात की मंजूरी नहीं मिलेगी, धरना जारी रहेगा। हमें अपने भाई की सेहत के बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही है, अमानवीय है। नौरीन नियाजी ने बेहद भावुक होकर कहा कि अगर उन्हें सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात भी मिल जाती तो वो शांतिपूर्वक लौट जाते। उन्होंने कहा कि अगर हमें गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अपने भाई की स्थिति जाने बिना हम नहीं जाएंगे। ये विवाद तब और भड़का जब इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह अदियाला जेल के बाहर उन्हें और पीटीआई समर्थकों को पंजाब पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा था। तीनों बहनों, जिसमें उज़्मा, आलिमा और नौरीन है, इन्होंने क्रूर पुलिसिया हमले की बात की थी, न्यायिक जांच की मांग भी उठाई थी। नूर नियाजी ने पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर को एक लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि हमला न सिर्फ क्रूर था बल्कि पूरी योजना के साथ किया गया। नूरीन ने बताया कि हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, ना हमने सड़कें रोकी, ना लोगों को रोका और ना कोई गैर कानूनी काम किया। अचानक इलाके की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई, जिससे माहौल अंधेरे में तब्दील हो गया। ठीक उसी समय पुलिस ने हम पर धावा बोल दिया और बेरहमी से पीटा। उन्होंने बताया कि 71 साल की उम्र में बालों से पकड़कर जमीन पर फेंका गया, घसीटा गया। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पीटीआई ने आरोप लगाया कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है ताकि परिवार को डराया जा सके। इमरान खान की असली स्थिति जनता से छिपी रहे, ये कोशिश है। मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की उस रिट पिटीशन पर फिर से सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। याचिका 2023 में दायर की गई थी, लेकिन पहले अभियोजन की गैर हाजिरी के कारण खारिज कर दी गई थी। कोर्ट को बताया गया कि 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े अभी भी 107 मामले इमरान खान के खिलाफ लंबित हैं। पीटीआई का कहना है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में लगी है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ की केंद्र सरकार और मरियम नवाज की पंजाब सरकार जानबूझकर परिवार को इमरान खान से मिलने नहीं दे रही, क्योंकि किसी बड़ी सच्चाई को छिपाना चाहती है। उनका कहना है कि इमरान खान को अलग थलग कर दिया गया है, उन्हें बिना संपर्क के कैद में रखा जा रहा है। धरने की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात भर नारेबाजी होती रही, जेल के बाहर भारी तनाव रहा। पीटीआई नेतृत्व ने चेतावनी दी कि अगर परिवार को जल्द मुलाकात नहीं करने दी गई तो देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करवाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदियाला जेल के बाहर का ये उबाल पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकट का संकेत भी है। इमरान खान की बहनों और पीटीआई का ये दृढ़ रुख इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे और सत्ता के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए, इस बार मामला सिर्फ सीमा विवाद या आतंकवाद विरोधी अभियान तक सीमित नहीं है, इसको समझना होगा, बल्कि सीधे सीधे निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले हमलों तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई ताजा बमबारी ने हालातों को और भयावह बना दिया है। अफगान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए
भारी मिसाइलें और हवाई बम गिराए, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में 9 मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से भी कम बताई जा रही है। अफगान अधिकारियों के अनुसार बमबारी जिस इलाके में की गई, वहां किसी भी तरह का सैन्य ठिकाना मौजूद नहीं था। ना तालिबान लड़ाके थे, ना टीटीपी से जुड़े तत्व, यानी हमला पूरी तरीके से नागरिक आबादी वाले क्षेत्र पर किया गया था और ये पहले से सुनियोजित और केंद्रित था। घटनास्थल से आई तस्वीरों में टूटे घर दिख रहे हैं, मलबा दिख रहा है। अफगान स्थानीय प्रशासन ने इसे निहत्थे लोगों के खिलाफ सुनियोजित पाकिस्तानी हमला बताया है। लेकिन हमले के कुछ घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सफाई दी, साफ किया, कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हवाई हमला नहीं किया है। उनका दावा था कि पाकिस्तानी सेना यदि कोई भी सैनिक कार्रवाई करती है तो उसे आधिकारिक रूप में घोषित करती है। चौधरी ने यह भी कहा कि उनके लिए अच्छा या बुरा तालिबान जैसा कुछ नहीं है। जिस बयान ने इस हमले को लेकर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का ये व्यवहार नया नहीं है। पहले हमला करना, फिर पूरी तरीके से इनकार कर देना और बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर बयान बदलना, ये पैटर्न पहले भी कई बार दिखाई दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान ने बार बार तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। इस साल 8 मई को पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन गिरने से एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई थी। तब भी पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता ने उल्टा दावा कर कहा था कि हमला भारत ने खुद करवाया है। आज के बयान में भी वही पुराना तरीका दिखाई देता है, चुप्पी, इनकार और झूठ से पर्दा डालने की कोशिश। अफगान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों में 3 बड़े हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कुल 71 अफगान नागरिक निर्दोष मारे गए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान जिन टीटीपी यानी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करने का दावा करता है, वहां से अब तक किसी भी बड़े टीटीपी कमांडर के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान टीटीपी के नाम पर आम लोगों को निशाना बना रहा है ताकि राजनीतिक दबाव और घरेलू असंतोष को कम किया जा सके। इन घटनाओं के बाद सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच तनाव और बढ़ा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर आतंक और सैन्य अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार बताया और मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे हमले जारी रहे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अफगानिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से ऐसी घटनाएं वहां के नागरिकों में रोष और असुरक्षा का भाव पैदा करेंगी। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सेना पर बढ़ते दबाव के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी सेना जानबूझकर बाहरी तनाव पैदा कर रही है ताकि घरेलू मुद्दों से ध्यान हटे। फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर हाई अलर्ट है। मानवाधिकार संगठन ने नागरिकों की मौतों की कड़ी निंदा की है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और दोनों सरकारों के बीच संवाद से ये तय होगा कि तनाव कम होगा या और आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर भी जान लीजिए। एक और जहां इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हाल ही में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अनुपस्थित मौत की सजा सुनाई, वहीं अब एंटी करप्शन एजेंसीज की कार्रवाई ने उनके खिलाफ परिस्थितियों को और गंभीर बना दिया है। देश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के नाम पर रजिस्टर्ड 2 बैंक लॉकरों में भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी NBR के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल यानी CIC की ओर से की गई। रिपोर्ट के हिसाब से CIC ने 2 लॉकर नंबर, जिसका नंबर है 751 और 753, इसे खोला गया। शेख हसीना के नाम से रजिस्टर्ड थे। इन दोनों लॉकरों से कुल 832.51 ग्राम सोने के आभूषण मिले हैं। एक भर 11.664 ग्राम के बराबर होता है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कुल सोना लगभग 9 से 10 किलो के बीच। बांग्लादेशी बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत लगभग 17 करोड़ 33 लाख बांग्लादेशी टका है, तो भारतीय मुद्रा में करीब 12.7 करोड़ रुपए होते हैं। अधिकारियों के अनुसार सोना राज्य पुरस्कारों और विदेशी उपहारों का हिस्सा है। ऐसे आइटम जिन्हें कानून के मुताबिक राज्य खजाने में यानी तोश खाने में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन वो निजी लॉकरों में पाए गए।
सियासी अधिकारियों, जांच एजेंसियों, बैंक प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने नियमों के तहत सोमवार को लॉकर खोले। अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि हसीना के नाम एक और लॉकर पुबाली बैंक में खोला गया था, लेकिन वहां से कोई संपत्ति नहीं मिली। जांच एजेंसियों का कहना है कि बरामद सोने का दस्तावेजीकरण, स्रोत जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया भी जारी है। ये कार्रवाई संकेत देती है कि आने वाले दिनों में हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों में और भी कदम उठाए जा सकते हैं। इस कार्रवाई से पहले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 78 वर्षीय शेख हसीना को पिछले वर्ष छात्रों द्वारा संचालित प्रदर्शनों पर सरकारी दमन के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। ये फैसला हसीना की अनुपस्थिति में दिया गया क्योंकि उनकी सत्ता से हटने के बाद से वो देश से बाहर है। ट्रिब्यूनल ने माना कि हसीना के शासनकाल में सुरक्षा बलों ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर कार्रवाई की। इसके कारण कई मौतें, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी इस मामले में समान आरोपों पर मौत की सजा सुनाई गई। ICT का ये फैसला बांग्लादेश की राजनीति को हिला देने वाला रहा और इसे देश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुई व्यापक कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का इस पे मानना है कि हसीना के खिलाफ यह दो तरफा कार्रवाई एक तरफा मानवता के खिलाफ अपराध में सजा और दूसरी ओर भ्रष्टाचार की जांच उनकी राजनीतिक विरासत को गंभीर चुनौती देने जैसा है। उनकी पार्टी यानी आवामी लीग पहले ही कमजोर स्थिति में है। दमन और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उसे बचाव की मुद्रा में ला दिया है। सियासी द्वारा बरामद सोने के आभूषणों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। हसीना शासन के दौरान सत्ता और पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग हुआ। इस मामले में बांग्लादेश की राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज पैदा हो गई। विपक्षी इसे सत्य उजागर होने की शुरुआत बता रहे हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि हसीना इन आरोपों का सामना करने के लिए बांग्लादेश वापस लौटेंगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टाचार से लेकर मानवाधिकार उल्लंघन तक बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई ने उनकी राजनीतिक वापसी की संभावनाओं को लगभग नामुमकिन कर दिया है। आने वाले दिनों में NBR और CIC की रिपोर्ट संसद और कोर्ट में भी पेश होगी। मामला बड़ा रूप लेगा। कुल मिलाकर शेख हसीना अब तक के अपने सबसे कठिन राजनीतिक कानूनी संकटों में घिरी हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन उनके लिए गंभीर होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए उनकी सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अब तक दुनिया के 8 बड़े युद्ध रुकवा दिए, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनका 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत कई यूरोपीय नेता इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बुधवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि वो जल्द ही शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनसे मिलने अमेरिका आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन किसी भी मुलाकात से पहले शांति समझौते की दिशा में ठोस कदम जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की मुझसे मिलना चाहें तो निश्चित तौर पर आए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें पहले समझौता कर लेना चाहिए। हमारी उनसे अच्छी बातचीत जारी है और आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन इतना तय है कि प्रगति हो रही है। ट्रंप गुरुवार को मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने घर रवाना हो रहे थे, जब पत्रकारों ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर शांति वार्ता की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि उन्हें शुरू में लगा था कि संघर्ष रुकवाना आसान होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे काफ़ी अलग है। उन्होंने कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन यह मामला बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से घृणा, अविश्वास और वर्षों से बना तनाव। मुझे लगा था कि पुतिन से मेरे रिश्तों के कारण ये आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने स्वीकार किया कि रूस और यूक्रेन दोनों ही इस युद्ध में भारी नुकसान उठा रहे हैं, खास तौर पर सैनिकों का। उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों को ये समझ आने लगा है कि युद्ध केवल तबाही लेकर आता है, शांति समझौता ही अंतिम विकल्प है। ट्रंप ने कहा कि लोग समझने लगे हैं कि यह शांति समझौता दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बेहतर है। युद्ध में वे अपने हजारों सैनिक खो चुके हैं, हजारों सैनिक लगातार खो रहे हैं। यह नुकसान किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। ट्रंप के शांति प्रस्ताव में 28 सूत्र शामिल हैं, जिनमें युद्ध विराम, सेना पीछे हटना,
कुछ क्षेत्रों में अस्थायी प्रशासन और सुरक्षा गारंटी जैसे बिंदु शामिल हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन और यूरोप के कई देश आशंकित हैं। आलोचकों का कहना है कि प्रस्ताव रूस को आंशिक लाभ दे देगा, जबकि यूक्रेन को कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा। रूस इस प्रस्ताव को गंभीरता से देख रहा है, लेकिन पुतिन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनका लक्ष्य थैंक्स गिविंग तक शांति समझौता कराने का है, तो उन्होंने कहा कि कोई तय डेडलाइन नहीं है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि दुनिया अब युद्ध से थक चुकी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन एक तारीख तय की है, लेकिन मेरे लिए कोई अंतिम सीमा नहीं है। मेरी एक ही सीमा है, यह युद्ध कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि सभी लोग अब इस संघर्ष से बेहद थक चुके हैं। वे अपने बहुत सारे सैनिक खो चुके हैं और अब उन्हें शांति चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने एक बार फिर से संकेत दे दिया कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी पहले की तुलना में काफ़ी अधिक सक्रियता दिखा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि 2025 में ट्रंप की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता विश्व राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन में जहां मिश्रित प्रतिक्रियाएं, मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वहीं रूस में इसे एक संभावित अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार अगर ट्रंप का शांति प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो ये 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित होगा। हालांकि प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, दोनों पक्षों को अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपने दावे के अनुरूप इस युद्ध को समाप्त करने में सफल होते हैं या फिर ये संघर्ष और लंबा खिंचता चला जाता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा एक बार फिर से टल गई है। बड़ी जानकारी ये भी आई। ये यात्रा साल के अंत में यानी वर्ष के अंत में निर्धारित थी और इसके दौरान नेतन्याहू की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी होनी थी, लेकिन नई दिल्ली में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज की सलाह पर इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। इस संवेदनशील स्थिति के चलते भारतीय सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल उच्च सतर्कता पर है। ऐसे में विदेश से आने वाले किसी भी शीर्ष नेता की यात्रा पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इसी सुरक्षा मूल्यांकन के तहत नेतन्याहू की यात्रा भी रद्द कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू अब अगले साल नई तारीखों पर विचार करेंगे। सुरक्षा परिस्थितियों में स्थिरता आने वाले समय के बाद इस यात्रा के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो बात उल्लेखनीय है वो ये है कि इस वर्ष तीसरी बार है जब इजरायली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द की गई।